हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम सामाजिक विज्ञान के एक अगले टॉपिक को पढ़ेंगे जिसका नाम है स्थलाकृति। विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों के बारे में हम पढ़ेंगे। हमारे धरातल पर विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है और इन स्थलाकृतियों के निर्माण वाले बहुत से कारक होते हैं, जैसे वायु, जल, हिमनद आदि। बहुत से कारक हैं जो कि इन स्थलाकृतियों के निर्माण में सहयोग करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। जब नदी उच्च स्थलों से बहती हुई गिरिपथ के मंद ढालों में प्रवेश करती है तो किसका निर्माण होता है, कौन सी आकृति बनाती है। हमें पता है अधिकांशतः जो नदियां हैं उनकी उत्पत्ति पर्वतीय भागों या पहाड़ों से होती है, और जब ये पर्वतीय भागों से कहाँ पर आती हैं, नीचे मैदानी भागों की तरफ प्रवेश करती हैं तो किसका निर्माण करती हैं। तो इसका आंसर है जलोढ़ पंख। नदियों के द्वारा आकृति बनाई जाती है जिसको क्या बोलते हैं, जलोढ़ पंख। इसकी आकृति पंखे के समान होती है, इसीलिए इसको बोलते हैं जलोढ़ पंख। अगला क्वेश्चन देखिए। नदी के मुहाने पर बनने वाला एक कैसा भूभाग है। त्रिभुजाकार भूभाग होता है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो आकार है वो कैसा होता है, ये त्रिभुज के शेप का होता है। जो नदी द्वारा बहा कर लाए गए तलछट, जब नदी ऊपर से बहती है, पर्वतीय भागों से बह कर के आती है तो रास्ते में कंकड़, पत्थर, मिट्टी, तलछट जितने भी पदार्थ हैं अपने साथ बहा कर के लाती है और कहाँ पर निक्षेपित करती है, नीचे मैदानी भागों में। तो नदी के द्वारा बनाया जाने वाला कैसा भूभाग, त्रिभुजाकार भूभाग। जो नदी द्वारा बहाकर लाए गए तलछट में ये सब आ जाएंगे, मिट्टी, रेत आदि, इसके जमाव से बनता है तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डेल्टा। जो डेल्टा होता है नदी के द्वारा बनाया गया एक क्या है, त्रिभुजाकार भूभाग, जिसको क्या बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं। आइए डेल्टा की आकृति यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं। ये कैसा भाग है, त्रिभुजाकार भूभाग है। ये नदी के द्वारा बनाया गया है जिसको बोलते हैं डेल्टा। अगला क्वेश्चन देखिए। भू आकृतिक कारक हैं। भू आकृतिक कारक कौन कौन से हैं, अभी मैंने आपको बताया कि प्रवाहित जल, भूमिगत जल, वायु, हिमनद, अपर्दन। तो इसका आंसर है ई नंबर, उपर्युक्त सभी। आंसर है आपका ई नंबर। ये सब कैसे हैं, भू आकृतिक कारक है। अगला क्वेश्चन देखिए। भूमिगत जल का कार्य किस प्रकार की चट्टानों में देखा जा सकता है। भूमिगत जल का मतलब होता है जो हमारी भूमि के अंदर जल है, अंडरग्राउंड वाटर ही क्या है आपका, भूमिगत जल है। तो जो भूमिगत जल द्वारा आकृतियाँ बनाई जाती हैं, धरातल के ऊपर भी आकृतियों का निर्माण होता है और धरातल के नीचे भी आकृतियाँ बनाई जाती हैं। तो भूमिगत जल द्वारा आकृतियाँ कौन से क्षेत्र में बनती हैं। तो इसका आंसर है ए, चूना पत्थर या डोलोमाइट, जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट की प्रधानता होती है। ऐसे क्षेत्र जहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट वाली चट्टानें पाई जाती हैं वहाँ पर क्या होता है, भूमिगत जल का कार्य किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। किसी भी चूना पत्थर या डोलोमाइट चट्टानों के क्षेत्र में भौम जल द्वारा घुलन प्रक्रिया और उसके निक्षेपण प्रक्रिया से बने स्थल रूपों को क्या कहते हैं। तो जो चट्टानी मतलब चूना वाले क्षेत्रों में जो भी स्थलाकृतियाँ बनती हैं उनको बोलते हैं कास्ट स्थलाकृतियाँ। ये इम्पॉर्टेंट है कि जिन चट्टानों में कैल्शियम कार्बोनेट की प्रधानता होती है वहाँ पर जो आकृतियों का निर्माण होता है उनको बोलते हैं कास्ट स्थलाकृति। अगला क्वेश्चन देखिए। बाल्कन कास्ट क्षेत्र किस सागर के पास स्थित है। जो बाल्कन कास्ट क्षेत्र है ये कौन से सागर के पास है, तो ये है आपका एड्रियाटिक सागर के पास बाल्कन कास्ट क्षेत्र। जो ये कास्ट स्थलाकृति हैं इनका नाम किस सागर के नाम पर रखा गया है, जो एड्रियाटिक सागर के पास में बाल्कन कास्ट क्षेत्र है उसके नाम पर। अगला क्वेश्चन। कास्ट स्थलाकृति की विशेषताएं हैं। जो चूना पत्थर, ऐसी स्थान जहाँ पर चूना पत्थर अधिक होता है वहाँ पर कैसी आकृतियाँ बनती हैं, तो कास्ट स्थलाकृतियाँ। ये हिंदी में ऐसे कास्ट स्थलाकृतियाँ। तो उनकी विशेषताएं बताना है, तो उनकी विशेषताएं हैं अपर्दन भी करती हैं और निक्षेपण भी करती हैं। तो इसका आंसर हो गया उपर्युक्त दोनों।
काष्ठ क्षेत्र में जो आकृतियाँ बनती हैं वो अपर्दन के माध्यम से भी बनती हैं और निक्षेपण के माध्यम से भी बनती हैं। अपर्दन का क्या मतलब होता है, जैसे कोई चट्टान या मिट्टी का किसी स्थान पर क्या होता है, टूटना, अपक्षय। फिर जो टूटा हुआ भाग है या अपच्छेद भाग है वो दूसरे स्थान पर ले जाना। जो चट्टान का टूटा हुआ भाग है या मिट्टी किसी भी चीज़ का कटा हुआ है, प्राकृतिक चीज़ का, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना या ले जाना क्या कहलाता है, अपर्दन। अपर्दन मतलब उस पदार्थ को ले जाना, और निक्षेपण का मतलब उस पदार्थ का किसी दूसरे स्थान पर क्या कर देना, जमाओ। तो निक्षेपण का मतलब है जमाओ। अगला क्वेश्चन, काष्ठ क्षेत्र में पाए जाने वाले रंध्र जो ऊपर से वृत्ताकार व नीचे कीप की आकृति के होते हैं क्या कहलाते हैं, तो इनको बोलते हैं घोल रंध्र। ये कौन से क्षेत्रों में पाए जाते हैं, काष्ठ क्षेत्र। और काष्ठ क्षेत्र कौन से क्षेत्र होते हैं, जहाँ पर चूना पत्थर की चट्टानें अधिक होती हैं। तो ये कैसे होते हैं, ऊपर से तो होते हैं ऐसे वृत्ताकार और नीचे से ऐसे कीप की आकृति के होते हैं, ऐसे जो फनल नहीं होती ऐसे होते हैं। इसकी इमेज देख लीजिए, घोल रंध्र की मैंने इमेज बनाई है। हाँ, तो ये हैं आपके घोल रंध्र, ऊपर से तो कैसे हैं, वृत्ताकार, और नीचे से हैं कीप की आकृति के। अगला क्वेश्चन देखिए, चूना पत्थर चट्टानों के तल पर घुलन क्रिया द्वारा छोटे व मध्यम आकार के घोल गर्तों का निर्माण होता है, तो उनको क्या बोलते हैं, विलयन रंध्र। विलयन रंध्र देख लीजिए कैसे होते हैं यहाँ पे। तो ये हैं आपके विलयन रंध्र। इस प्रकार की आकृति को क्या बोलते हैं, विलयन रंध्र। अगला क्वेश्चन देखिए, जब घोल रंध्रों के नीचे बनी कंदराओं की छत ध्वस्त हो जाती है तो किस आकृति का निर्माण होता है, तो इसका आंसर है निपात रंध्र। अभी हमने देखा जो घोल रंध्र होते हैं, जब उनकी कंदराओं की छत कैसी हो जाती है, ध्वस्त हो जाती है, मतलब टूट जाती है, तो कौन से रंध्र बनते हैं, निपात रंध्र। ये देखिए, ये क्या है, इनकी जो छत थी वो टूट गई है, तो इस प्रकार के जो रंध्र बने हैं ये क्या कहलाते हैं, निपात रंध्र। क्वेश्चन 11 देखिए, निपात रंध्र, अभी जो हमने फ़ोटो में देखा वो क्या थे, ये निपात रंध्र, मतलब इनके बीच की जो छत है वो टूट गई है। तो निपात रंध्र को और क्या कहा जाता है, इनका दूसरा नाम बताना है, तो इसका आंसर है डोलाइन। निपात रंध्र का ही दूसरा नाम है डोलाइन। अगला क्वेश्चन, गुफाओं में पाई जाने वाली एक विशेष प्रकार की संरचना जो छत से लटकती है और पानी में घुले हुए खनिजों के जमने से बनती है, इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं स्टेलेक्टाइट। जो कैसी संरचना है, लटकती हुई संरचना, एक विशेष प्रकार की संरचना है जो छत से लटकती है। ये हो गई आपकी गुफा की छत, और ये ऐसी संरचना लटकती हुई, तो ऐसे याद रखना, ला से लैक्टाइट एंड ला से लटकती हुई, ला से लैक्टाइट, ला से लटकती हुई। इसकी फ़ोटो भी मैंने ऐड की है, एक सेकंड, इसकी फ़ोटो, हाँ। तो जो ये गुफाओं में ये जो संरचना, लटकती हुई संरचना दिखाई दे रही है, इसी को क्या बोलते हैं, लैक्टाइट बोलते हैं। ओके, क्या हो गया है, स्लाइड नहीं हो रही है सही से। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए, विभिन्न मोटाई के, सॉरी, अब 13 नंबर का क्वेश्चन देखिए, गुफाओं में बनने वाली एक चट्टानी संरचना जो फर्श से ऊपर की ओर उठती है क्या कहलाती है, तो इसको बोलते हैं स्टेलेग्माइट। स्टेलेग्माइट, जो ऊपर से ये लटकती है ये तो कहलाती है स्टेलेक्टाइट, लेकिन जो फर्श से ऊपर की ओर होती है इसको बोलते हैं स्टेलेग्माइट। इसकी फ़ोटो देख लीजिए, हाँ, ये जो नीचे से ऊपर की तरफ है, ये जो नीचे से फर्श से ऊपर की ओर उठी है, इसको बोलते हैं स्टेलेग्माइट। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, ओके, हाँ, 14 नंबर का, विभिन्न मोटाई के स्टेलेक्टाइट तथा
स्टेलेग्माइट के मिलने से निर्माण होता है। अभी हमने देखा कि जो स्टेलेक्टाइट क्या है, जो लटकती हुई संरचनाएं हैं ऊपर से नीचे की तरफ, वो हैं आपकी स्टेलेक्टाइट। और स्टेलेग्माइट क्या है, जो नीचे से ऊपर की तरफ जो ये जमाव है, ये है आपकी स्टेलेग्माइट। और जब ये दोनों संरचनाएं मिल जाती हैं तो किसका निर्माण करती हैं, स्तंभ का। इसका आंसर है स्तंभ। जब स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट दोनों मिल जाती हैं तो ये स्तंभ का निर्माण करती हैं। तो विभिन्न मोटाई के स्टेलेक्टाइट तथा स्टेलेग्माइट के मिलने से निर्माण होता है स्तंभ का। अगला क्वेश्चन, स्थल मंडल में होने वाली परिवर्तनकारी प्रक्रियाएं क्या कहलाती हैं? तो इनको बोलते हैं बहिर्जनन प्रक्रियाएं। अगला क्वेश्चन देखिए, वायवीय अपरदन के फलस्वरूप बनने वाली आकृति कौन सी है? तो जो वायु के द्वारा अपरदन होता है तो कौन सी आकृति का निर्माण होता है, मशरूम शिला। इसकी फ़ोटो भी मैंने ऐड की थी। मशरूम शिला देखिए कैसी होती है, सही से नहीं हो रहा है। तो जो ये मशरूम की तरह शिला बनती है, रेगिस्तानी भागों में बनती है, ये क्या है आपकी मशरूम शिला। और ये काय के द्वारा बनती है, वायु के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, नदी द्वारा बनाई गई प्रमुख स्थलाकृति कौन सी है? तो नदी जो होती है बेसिकली काय का निर्माण करती है, गॉर्ज या कंठ का। हिमानी द्वारा निर्मित स्थलाकृति है, जो हिमानी है, बर्फ़ की नदियाँ होती हैं, तो इनके द्वारा क्या बनाया जाता है, सर्क एवं मोरेन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हिमानी द्वारा बनाई जाने वाली आकृति कौन सी है, सर्क है और मोरेन है। अगला क्वेश्चन देखिए, भूमिगत जल की क्रिया से बनने वाली संरचना कौन सी है? अभी हमने देखा भूमिगत जल की क्रिया से ये लटकती हुई संरचनाएं स्टेलेक्टाइट एवं नीचे से ऊपर की ओर जो होती हैं वो कहलाती हैं स्टेलेग्माइट। तो स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट, लेक्टाइट हैं जो लटकती हैं वो हैं स्टेलेक्टाइट, और जो नीचे से फर्श से ऊपर की तरफ जाती हैं उनको बोलते हैं स्टेलेग्माइट। अगला क्वेश्चन देखिए, पवन द्वारा बालू को जमा करके बनाई गई आकृति क्या कहलाती है? जो पवन है, रेगिस्तानी वाले भाग हैं, वहाँ पर हवा के द्वारा जब बालू एकत्रित की जाती है ऐसे ऐसे, तो कौन सी आकृति बनती है? तो उसको बोलते हैं ड्यून। अगला क्वेश्चन देखिए, नदी द्वारा समतल क्षेत्र में बनाई गई मोड़दार संरचना क्या होती है? तो उसको बोलते हैं मियांडर। जो नदी मैदानी भागों में प्रवेश करती है तो ऐसी ऐसी आकृति बनाती है जिसको बोलते हैं मियांडर। नदी विसर्प, हिंदी बोले तो हिंदी में बोलते हैं नदी विसर्प। इसकी आकृति भी मैंने ऐड की थी, एक सेकेंड। सॉरी, वो आकृति मिल नहीं रही है, कहाँ गई है? मियांडर, ओके। क्वेश्चन नंबर 23, बहिर्जनन प्रक्रिया मुख्यतः किस पर प्रभाव डालती है? जो बहिर्जनन की प्रक्रिया है ये मुख्यतः चट्टानों की ऊपरी सतह पर प्रभाव डालती है। अगला क्वेश्चन देखिए, यार्ड डंक किसके द्वारा निर्मित होते हैं? तो इसका आंसर है बी, पवन के द्वारा बनने वाली आकृति है जो यार्डांग है, ये किसके द्वारा निर्मित होती है? पवन के द्वारा। तो इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन देखेंगे। अभी मेरे पास चूँकि टाइम नहीं है क्योंकि मेरे खुद के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो मैं डेली वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ, बट जैसे ही मेरे एग्ज़ाम ख़त्म होते हैं मैं डेली वीडियो अपलोड करूँगी। और वीडियो में जो भी गलती हो, यदि किसी क्वेश्चंस में आपको डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। आज के लिए सॉरी, आज की जो PDF है वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गई थी, सही से नहीं बन पाई है, तो इसके लिए मैं सॉरी कहना चाहूँगी और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।